हेलो एंड वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं मनोज जायसवाल और आज की शुरुआत करने चल रहा हूं आपका जो पीसीएस यूपी पीसीएस का टेस्ट है 14वां, उसके प्रश्नों के डिस्कशन की। तो पहला प्रश्न है इसमें कि देयर आर सेवरल एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। डिस्कस। विधि का शासन की जो संकल्पना है उसके संबंध में अनेक अपवाद हैं। अब इन्हीं अपवादों की बात हमें रूल ऑफ लॉ के इस आंसर में करनी है। और विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है यहाँ पर आपके लिए और हमारे लिए भी कि ये प्रश्न जो है केवल 125 शब्द का है। इसका मतलब यह भी होता है कि हम आप बहुत ज्यादा इसका रूल ऑफ लॉ का डिटेल ना लिखें, क्योंकि अगर रूल ऑफ लॉ का डिटेल लिखने लग जाएंगे ज्यादा तो होगा क्या? तो होगा ये कि फिर आप उस पक्ष को छोड़ देंगे जिस पक्ष पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वो पक्ष कम हो जाएगा। तो आइए इसको बहुत आराम से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको क्या करना है, इंट्रो लिखना है। और इस इंट्रो को कैसे शुरू करना है, तो मेरा आपसे हमेशा आग्रह रहा है, आई हैव ऑलवेज रिक्वेस्टेड यू पीपल दैट प्लीज स्टार्ट योर इंट्रो विद द क्वेश्चन इटसेल्फ, व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग। और इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में केवल अपवाद पूछा जा रहा है और रूल ऑफ लॉ, केवल दो बातें हैं। तो रूल ऑफ लॉ से शुरू कर दिया। तो रूल ऑफ लॉ से शुरू किया आपने, तो सबसे पहले बताइए कि विधि का शासन की संकल्पना किसने दी है साहब? तो वही एवी डाइसी, है ना। और फिर इसमें अब ज्यादा किताब उताब का नाम लिखने का स्कोप नहीं है यहाँ पर कि उन्होंने अपनी ये अवधारणा इंट्रोडक्शन टू द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दी। ये सब करने की आवश्यकता है नहीं। क्या करना है, सिंपली ये बताना है कि भाई डाइसी ने दिया है जिसमें एक्चुअली देयर आर थ्री प्रिंसिपल्स, मेनली देयर आर थ्री प्रिंसिपल्स। ठीक है, यानी कि आपका इंट्रोडक्शन भी हो गया और अपना शुरुआत भी हो गई। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देयर आर थ्री प्रिंसिपल इन विच ही हैज गिवन थ्री प्रिंसिपल्स। डाइसिन, जो कि एक ब्रिटिश विद्वान थे, उन्होंने अपने उन्होंने इस विधि का शासन की संकल्पना दी और इसमें उन्होंने मुख्य रूप से तीन सिद्धांत बताए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब तुरंत आप अगला लाइन में यह बता देंगे कि इसी को, जो विधि का शासन है अंडर या इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 14। यह सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, यह भी बता दिया कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 में विधि का शासन की संकल्पना समाहित है, दी गई है। बात खत्म। अब क्या कहेंगे? अब आप कहेंगे कि डाइसी, एज पर द डाइसिस प्रिंसिपल या डाइसिस, हाँ, एज द प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय डाइसिस, जो भी आपको वर्ड या टर्म यूज करना है आप कर सकते हैं। और आप उसको करके जो है क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कहना जो है, मुख्य मुद्दा जो है, उस मुद्दे पर आपको रहना है काबिज। और वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है कि उनके तीन सिद्धांत। तो पहला बताइए कि उनका पहला सिद्धांत है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर। पहले हम लोग इसी की बात करेंगे, पहले सिद्धांत की, ये जगह नहीं रहेगी यहाँ पर। शक्ति के निरंकुश प्रयोग का अभाव, हिंदी में इसको कहते हैं। दूसरा है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द
ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। इनके डिटेल में जाना नहीं है, नहीं तो शब्द बहुत खर्च हो जाएंगे, फिर वो उधर वाला मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या कह दिया कि उनके तीन सिद्धांत हैं और यही से आपको अब एक्सेप्शन में चले जाना है। हाउ एवर, ठीक, अच्छा, दूसरा हिंदी में क्या हुआ, विधि के समक्ष समता, दूसरा सिद्धांत है विधि के समक्ष समता। और तीसरा सिद्धांत है कि संविधान देश के सामान्य विधि का परिणाम है, रिजल्ट है। ठीक, अब सीधे आप चले जाइए। हाउ एवर, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज गिवन इन आर्टिकल 14, ठीक है, देयर इज मॉडिफिकेशन इन द सेकेंड एंड थर्ड प्रिंसिपल। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लिख दीजिए, यहां पर ये आर्टिकल छोड़ दीजिए। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में दूसरे डाइसी द्वारा दिए गए दूसरे और तीसरे सिद्धांत के संबंध में क्या कह रहे हैं आप, कि संशोधित किया गया है, मॉडिफाइड है। कैसे मॉडिफाइड है यह भी आपको बता देना है। तो कैसे है, तो आप कहेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब यहां बोलेंगे अंडर आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स नॉट ओनली equality before the law but also equal protection of the laws। ठीक है, कहेंगे कि अनुच्छेद 14 में न केवल विधि के समक्ष समता की बात कही गई है या सिद्धांत निहित है, बल्कि विधियों के समान संरक्षण को भी शामिल किया गया है। एक्सप्लेनेशन में कहीं नहीं जाना है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है, बता दिए। इसी प्रकार कहेंगे कि वहीं दूसरी तरफ इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज द लॉ ऑफ द लैंड, वहीं भारत में संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है या सर्वोच्च विधि है। ये बात आपने बता दी। ठीक, इसके अलावा अब आप कहेंगे कि देयर आर सेवरल exceptions to the rule of law as given by Dicey। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, अंडर आर्टिकल 361 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर्स of the states neither can be prosecuted nor any criminal proceeding can be initiated। तो क्या हुआ, these both cannot be prosecuted under criminal laws। इसको दूसरी तरह से भी कहते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर्स ऑफ स्टेट कैन नॉट बी, या ऐसे कह सकते हैं कि देयर शैल नॉट बी एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर्स ऑफ स्टेट, एनी, किसी भी तरह का कोई भी आपराधिक मामला ना तो इनके विरुद्ध किसी भी कोर्ट में देश के नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, पहला। फिर कहेंगे कि सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड, लेकिन इसके लिए भी क्या चाहिए, ठीक है, 1 month नोटिस पीरियड हैज टू बी एक्सपायर्ड, नोटिस बिफोर bringing any civil proceeding against the president or governor of a state। क्या चाहिए, 1 माह पूर्व उनको इस आशय का, इस संबंध का
नोटिस नोटिस देना होगा, और उस नोटिस के पश्चात जब 1 माह पूरा हो जाए और उसका कोई सेटिस्फैक्टरी आपको जवाब नहीं मिले, तब जाके सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है। इसी तरह से अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या होता है, अब ये 361 के अतिरिक्त है। फॉरेन डिप्लोमेट्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स, हेड ऑफ स्टेट्स, हेड ऑफ स्टेट्स, अब वो चाहे किसी दूसरे देश का हेड आया हो आपके यहाँ केवल घूमने ही, ठीक है, और डिप्लोमेट्स, इन सबको क्या नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है, इन लोकल कोर्ट। इन लोकल कोर्ट का मतलब इन द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। और जैसे हमारे पास इस तरह का एक्सेप्शन है, वैसे ही हमारे देश के डिप्लोमेट्स को, हमारे देश के हेड्स को, हमारे देश के विजिटिंग हेड्स को कहीं भी ये जाएंगे तो इनके विरुद्ध भी, हमारे देश के डिप्लोमेट्स के भी खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलता है। और यही कारण है कि अभी आपने हाल में देखा होगा, पाकिस्तान के लोगों को वापस भेजा गया, मुकदमा नहीं चलाया गया। तो ये बहुत सिंपल सा एक्सेप्शन है। तो अब आपको क्या करना है, कंक्लूजन की ओर जाना है। कंक्लूजन, और कंक्लूजन में बताना है कि द अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ या कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एज stated by Supreme Court of India is also a part of basic structure. However, there are certain exceptions, ठीक है, as discussed। जो भी आपका कंक्लूजन है, एक लाइन का कंक्लूजन, क्योंकि देखो 125 सबसे ज्यादा ही हो चुके हैं अभी तक ही, इसलिए जल्दी खत्म करना है एक लाइन में। चलिए दूसरा सवाल जो है आपका, ये बड़ा सिंपल सा सवाल होगा मेरे ख्याल से, लेकिन है बहुत अच्छा सवाल। ये कहता है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के द्वारा देश के गवर्नेंस में और गवर्नेंस के लिए, देश को संचालन के लिए जो निर्णय लिया जाता है, निर्णयों के लिए, निर्णयों में एक निश्चित मात्रा में निष्पक्षता लाता है, डिग्री ऑफ फेयरनेस को लाता है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे ये प्रश्न बड़ा ही आनंददायक है। अ डिग्री ऑफ फेयरनेस इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नेंस। जैसे ही आप डिसीजन मेकिंग कहते हैं, इसका यह भी मतलब होता है कि किसी भी लेवल पर, कहीं भी जहां निर्णय लिया जा रहा हो, यहां तक कि न्यायपालिका में भी। तो अब क्या करना है, सीधे सीधे आना है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में बताना है। और मैं जैसे इस प्रश्न का उत्तर जिस ऑर्डर में, सीक्वेंस में देने जा रहा हूं, कोशिश करेंगे आप कि उसी ऑर्डर और उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। तो चलिए करते हैं इसकी भी शुरुआत। तो आपका इंट्रो होगा, principle of natural justice is one of very important concepts or principles of the Constitution of India, on the basis of which the entire constitutional schema is built। हिंदी में क्या कह देंगे, हिंदी में कह देंगे कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत संविधान के उन सिद्धांतों में से एक है जिनके आधार पर पूरा संविधान, या हम जिनके आधार पर देश की संवैधानिक व्यवस्था खड़ी है, या देश का संविधान आधारित है। फिर सीधे आ जाएंगे, इसी एक लाइन के इंट्रोडक्शन को देंगे, आई एम राइटिंग हियर इज वन ऑफ द principles on which the constitutional scheme
या कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीमा लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इज बेस्ड, ये लाइन जरूर लिखिएगा। क्यों ऐसा है मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक, अब देखिए कि सीधे इसके तुरंत बाद आएंगे, चाहे आप उसको अपना बॉडी का मतलब एक्सटेंडेड इंट्रो मान लीजिएगा और चाहे तो बॉडी पार्ट मान लीजिएगा। मेरे ख्याल से बॉडी ही कर दीजिएगा। अगला पैराग्राफ शुरू कर दीजिएगा और बॉडी मान करके लिखना शुरू करिएगा। और क्या लिखेंगे? the, there are three principles under the principle of natural justice। फर्स्ट वन क्या है? नो वन should be punished unheard। किसी भी व्यक्ति को बिना उसका पक्ष सुने दंडित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है, अब सोचो, बिना किसी व्यक्ति का पक्ष सुने अगर आपने दंडित कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पक्षपात कर दिया। और दूसरा है, नो वन कैन बिकम अ जज, नो वन कैन बिकम अ जज इन हिज ओन केस। कोई अपने मामले में जज नहीं बन सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको किसी ने कुछ सताया और आपने उसकी जस्टिस कर दिया, यानी कि फैसला ऑन द स्पॉट नहीं है। तीसरी बात है, an authority shall act bona fide, an authority shall act bona fide, bona fide। ठीक, अधिकारियों को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। ये तीन सिद्धांत हो गए साहब। अब देखिए कि सीधे आ जाइए इन सिद्धांत, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के भारत के संविधान में निहित होने की बात कैसे आई है और फिर इन सिद्धांतों के माध्यम से क्या होता है। लेकिन अब सबसे पहले आपको मानना है यह कि ये है कहाँ संविधान में, यानी कि आपको हमको शरण लेनी पड़ेगी किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। तो अगली बात, द सुप्रीम कोर्ट इन सेंट्रल इनलैंड वाटर, केंद्रीय इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन वर्सेस बोजोनाथ गांगुली। ये गांगुली साहब का केस है, ये याद रहे तो अच्छा है। बोजोनाथ गांगुली केस, मेरे ख्याल से ये केस जो है 86 का, हाँ 86 का है, 1986। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन वर्सेस बैजनाथ गांगुली के केस में 1986 में कहा कि वास्तव में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भारत के संविधान में निहित है और यह जो है आर्टिकल 14 में निहित है। ठीक है, एंड इट इज, उसने कहा कि यह जो है अनुच्छेद 14 में इनहरेंट है। क्या है? अंतर्निहित है, इनहरेंट इन आर्टिकल 14। कब कहा? 86 में कहा। और फिर आप जानते हैं दूसरा केस इसमें मनेका गांधी यानी मेनका गांधी, मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज इनहेरेंट अंडर आर्टिकल 21 आल्सो। चलिए 14 से रिलेशन जरा समझ लीजिए, 1-1.5 मिनट लगेगा, मैं जान बुझ करके समझाना चाहता हूं आपको। ये चीज आपको मतलब मैं समझता हूं कि शायद ही कोई बताएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, आपने जो है
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का देखा है, 3 सिद्धांत कि किसी व्यक्ति को बिना सुने सजा ना दो। फिर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं बन सकता, और कोई भी क्या कहते हैं अधिकारी हो तो वो बोना फाइडी काम करे। इधर आप देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ के सॉरी, रूल ऑफ लॉ वाला तो पीछे का क्वेश्चन हो गया, मैं यहीं पर आपको समझा दे रहा हूँ। रूल ऑफ लॉ में आपने देखे 3 प्रिंसिपल हैं। पहला है एन एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर। तो आप ये जरा देखिए कि जब यहाँ आप जो है अपेक्षा कर रहे हो कि नो वन शुड बी पनिश्ड अनहर्ड, इसका मतलब ये है कि कोई भी जिसके पास दंड देने का अधिकार है वो मनमाना काम नहीं कर सकता है सामने वाले की बात सुने। तो दूसरी तरफ कोई भी प्राधिकारी पक्षपातपूर्ण काम नहीं कर सकता है, ये भी है। और आप जानते हैं उस पहले सिद्धांत का शक्ति के निरंकुश शक्ति के प्रयोग निरंकुश प्रयोग के अभाव का तात्पर्य जानते हैं क्या है? तो उसको कहते हैं डाइसी कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड ऑफ हिज बॉडी और प्रॉपर्टी विदाउट द वायलेशन ऑफ अ लॉ, एंड any law has been violated by him or her has to be determined by an ordinary court of law in an ordinary manner। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है, हिंदी में भी सुन लेते हैं हम लोग, कि कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ना तो शारीरिक रूप से कोई दंड दिया जा सकता है, ना ही उसके किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जब तक कि वह किसी कानून का उल्लंघन ना करे। और उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है या नहीं किया है, इसका निर्धारण भी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। नो वन कैन बी अ जज ऑफ इन हिज ओन केस, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, बल्कि यह भी न्यायपालिका करेगी। और ऑर्डिनरी न्यायपालिका रहेगी, सामान्य न्यायपालिका, और सामान्य तरीके से होगा। तो अपने आप देख लीजिए 14 में निहित हो गया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और इसीलिए कहा उन्होंने। और फिर 78 में जब उन्होंने कह दिया कि मेनका गांधी केस में कि ये जो है क्या है, इनहेरेंट है आर्टिकल 21 में भी, तो आपको तो पता ही है कि भाई किसी को आर्टिकल 21 का मतलब उसके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से अगर आप डिप्राइव कर रहे हो, तो अगर इन तीनों चीजों का ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रूल ऑफ लॉ का ही वायलेशन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये अच्छी बात है कि आप बहुत जल्दी समझ भी जाते हैं, है ना? चलिए, तो अब इसके बाद जैसे ही आपने कहा, ये दोनों बातें कर दी आपने, अब इन दोनों बातों के पश्चात आपको बताना है कि भैया इसका फायदा क्या है। तो रूल सॉरी नेचुरल जस्टिस का क्या फायदा है, ठीक? और यही जैसे ही आप फायदा बताना शुरू करोगे, आपका काम हो जाएगा आंसर का। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है क्या? रुक जाइए, ऑब्जेक्टिव नहीं बताते अभी। अब आगे आप बताइए कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था, ये बात बताना रह गई है। सुप्रीम कोर्ट फर्दर स्टेटस दैट every organ of the every organ 78 वाले केस में मींस लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर बाउंड, नॉट ओनली गवर्नमेंट, अब मैं कह रहा हूं नॉट ओनली गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, बट आल्सो private individuals are also bound by it। ठीक है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत विधायिका कार्यपालिका सभी के लिए बाध्यकारी है, साथ ही साथ सरकार की सभी एजेंसीज या फिर सरकार के किसी मंत्रालय विभाग जो भी हैं,
के साथ साथ यानी कि सरकारी के साथ साथ निजी व्यक्ति भी, प्राइवेट कंपनी भी सब नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत से बंधे हुए हैं। अब बताइए इसका ऑब्जेक्टिव। एक्चुअली इसका ऑब्जेक्टिव जो है वही आपका क्वेश्चन है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज टू एंश्योर a degree of fairness in the process of decision making of the government and in the process of governance। क्लियर? तो जो स्टेटमेंट आपका है वही इसका क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। और फिर क्या है, आगे बढ़ा दीजिए। These principles emphasize, अब उतना ही लिख करके तो छोड़ देंगे तो मामला जमेगा नहीं। These principles emphasize to humanize to humanize the decision making process। ये सिद्धांत यानी नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया के मानवीकरण करने का भी प्रयास करता है या उस पर बल देता है। ठीक है, इस प्रकार आपका उत्तर कंप्लीट हो गया और मुझे लगता है 125 वर्ड से ज्यादा में गया भी नहीं होगा। अरे चलिए, क्वेश्चन अगला आ गया। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। सेकुलरिज्म इन इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटीज। जो भारत के पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत है वह पाश्चात्य देशों के धर्म निरपेक्षता से भिन्न है। प्रश्न ये है, यानी कि अगर आप देखोगे तो आपको इसमें दो चीजें बतानी है। एक है वेस्टर्न सेकुलरिज्म और दूसरा है इंडिया का सेकुलरिज्म, और फिर दोनों कैसे डिफर करते हैं। और क्वेश्चन में एग्जामिन चूंकि करना है तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमको आपको बताना पड़ेगा कि कैसे डिफर कर रहे हैं। आसान सवाल है, बस कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे करेंगे। तो आंसर शुरू होगा आपका सीधे लिखते हुए, द कॉन्सेप्ट ऑफ secularism is basically Western in its origin। हमारे यहाँ तो आप देखेंगे तो भारत में लंबे समय अंतराल में आप देखेंगे प्राचीन भारत से लेकर के हमेशा से तो कहा गया था या माना गया है कि राज धर्म ही होता है, राज कर्म नहीं है, राज धर्म है। ठीक है, और हमारे यहाँ धर्मा इज अ काइंड ऑफ ड्यूटी, वो बहुत हम लोग डीप में उतर जाते हैं, बाद में देखा जाएगा कभी भगवत गीता उता पढ़ते समय। अभी फिलहाल ये समझा जाए कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसका ओरिजिन ही वेस्टर्न सोसाइटीज में हुआ। और वेस्टर्न सोसाइटीज में क्यों हुआ था, तो मेन पर्पस था उनको टू मेक अ क्लियर कट सेपरेशन फ्रॉम the yeah in clear cut separation between, not from, between the religion and the state। ठीक है, तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दी ये लिख लेंगे कि ये भाई सेकुलरिज्म का जो संकल्पना है या जो सिद्धांत है वह पाश्चात्य देशों में ही क्या हुआ था, पाश्चात्य देशों में ही इसकी उत्पत्ति होती है या हुई थी। भारत से इसका कोई लेना देना नहीं था। और हम लोग जानते भी हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो 42nd अमेंडमेंट में लिख दिया गया,
डिबेट में हम जानते हैं कि संविधान सभा के डिबेट में इस पर डिबेट हुआ था और बहुत अच्छा उत्तर अंबेडकर साहब ने दिया था और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये सेकुलर हो ही नहीं सकता, जहां अलग अलग जो है वो खास करके रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटी का हम निर्धारण कर रहे हैं और उनको विशेष सुविधाएं दे रहे हैं। ये सारी बातें हुई थी। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू दी वेस्टर्न आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, सीधे लिखते चले जाना है, कुछ करना ही नहीं है। स्टेट हैज नो रिलीजन नॉर इट मीन्स नॉर सपोर्ट इट, मतलब स्टेट supports or promote or protect any religion। हिंदी में इसको कहेंगे कि पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता की पाश्चात्य अवधारणा के अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं होता है और ना ही राज्य किसी भी धर्म को किसी प्रकार का सहयोग, संवर्धन या संरक्षण प्रदान करता है, नहीं करता। अर्थात इट निगेट्स दिस concept या वेस्टर्न सेकुलरिज्म negates religion completely. That is why it is a negative concept। अब क्या करेंगे, आपको बताना है कैसे भिन्न है हम। ऑन द contrary, वही दूसरी, अच्छा, इसीलिए यह एक नकारात्मक अवधारणा है। कौन सी? वेस्टर्न सेकुलरिज्म की। दूसरी ओर भारत में सेकुलरिज्म की अवधारणा क्या है? तो आप कहेंगे ऑन द contrary, द इन इंडिया सेकुलरिज्म इन इंडिया सेकुलरिज्म इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, या आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म इज पॉजिटिव। कैसे? एज the constitution provides that state has no religion, but provides equal protection to all the religions। जबकि क्या हो गया, दूसरी ओर भारत का संविधान, भारत में यह जो है सकारात्मक है, क्योंकि क्या हुआ है, भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। हालांकि राज्य जो है धर्मों को सिरे से खारिज नहीं कर रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि किसी एक को सपोर्ट नहीं करेंगे, सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार होगा। ठीक है, तो भारत में क्या हुआ, इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल द रिलीजन्स। इसीलिए हिंदी की बुक्स में आप जब देखते हैं तो सेकुलरिज्म का भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष जो है वह ट्रांसलेशन किया जाता है, क्योंकि भारत किसी एक को सपोर्ट नहीं कर रहा है, सभी को। ठीक है, नॉट टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करता है, किंतु सभी धर्मों को एक समान जो है देखा जाता है। भारत में सभी धर्मों को एक समान स्तर पर स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, आदि आदि, बाकी वो सब डिबेट और उसमें नहीं जाना है। इस तरह से क्या हुआ, इससे स्पष्ट होता है कि भारत का जो सेकुलरिज्म का आइडिया है वह वेस्टर्न आइडिया से भिन्न है। अगर आपके पास शब्द सीमा और बचा रहता है तो इसमें एक दो चीजें आप और जोड़ दीजिएगा।
ठीक है, आर्टिकल 27 की चर्चा जरूर करिएगा और कहिएगा कि आर्टिकल 27 जैसा कि अच्छा हमारा जो है देश किस प्रकार का सेकुलर है, तो उसमें आर्टिकल 27 explicitly makes it clear that the Constitution of India provides secular state and that is in the same form as we have discussed. क्यों? क्योंकि ये कहता है कि कोई भी जो टैक्स प्रोसीड्स होंगी, टैक्स प्रोसीड्स कैन नॉट बी स्पेंट फॉर द रिलीजियस पर्पसेस। लेकिन यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि शुल्क यानी कि फी को लेकर के इसने कुछ नहीं कहा है। तो आर्टिकल 27 की चर्चा आप चाहें तो कर सकते हैं, आपका ये उत्तर बहुत सटीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, मजेदार, इसको मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ। The clemency power of the president is subject to aid and advice of the Council of Ministers, critically examined. अब देखिए कि कई बार जब भी चर्चा होती है दया याचिकाओं की जो राष्ट्रपति के यहाँ पेंडिंग पड़ी होती है, तो उसमें अक्सर लोग ये कहने लगते हैं कि अरे इतने वर्षों से पेंडिंग पड़ी है, प्रेसिडेंट कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो। लेकिन आप सब आज समझें, आप समझ लें कि जो प्रेसिडेंट की वस्तुस्थिति है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कर तो सकता है सारे काम, लेकिन बिना एड और एडवाइस के प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट कोई काम कर नहीं सकता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के बगैर। कुछ एक काम है वो बहुत एक्सेप्शनल है, बड़े ही सिचुएशनल काइंड ऑफ है। जैसे आर्टिकल 85 में है कि मान लो सदन जो है नहीं बुलाया जा रहा है और 6 महीने का बीच का, दो सदन सत्र के बीच 6 महीने के समय के भीतर बुला लेना है, आप सब जानते हैं। अब वो 6 माह का वक्त अगर समय अगर बीत रहा हो तो प्रेसिडेंट खुद से अपनी विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग करके कर सकता है। या फिर उसकी विवेकाधीन शक्तियां कहाँ इस्तेमाल होती हैं, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं रहती है तो किस पार्टी को वो बुलाए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, वहां थोड़ी सी डिस्क्रिशन है। नहीं तो हमेशा डिस्क्रिशन का मतलब जो चीज वो अपने आप से कर ले। अदरवाइज आप जानते हैं कि बजट भाषण सॉरी जो दोनों सदनों का सत्र का जो सत्र शुरू होने के पहले राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, उसमें भी वो सरकार द्वारा दिया गया भाषण पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही है। तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको सबसे पहले कहूंगा कि इसके उत्तर में क्या करिए, आप बना लीजिए फ्रेम, यानी फ्रेमवर्क कर लीजिए, और बहुत थोड़ा सा समय लगता है। पहली बात क्या करनी है, तो आर्टिकल 72 की चर्चा कर देनी है और इसमें बता देना है कि उनको शक्ति प्राप्त है कि वो जो है पार्डन कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, रिप्रीव कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं और रिमिशन कर सकते हैं। 5 तरह से अपनी जो है दया शक्ति दिखा सकते हैं। ये बात आपको लिख देनी है और उसके पश्चात जो है आपको बताना है कि भैया जो इनका पोजीशन है प्रेसिडेंट साहब का, कि ये कैसे काम करेंगे। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हुए फिर बताना है कि यहाँ प्रेसिडेंट क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करता है। उत्तर अपने आप निकल के चला आया, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो इसीलिए इसमें क्रिटिकली एग्जामिन जोड़ा गया होगा कि आप आगे ये भी बता दें कि संभवतः संभवतः ही बोलना है, संभवतः यही कारण है कि अनेक मामलों पर जब प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कोई एडवाइस नहीं मिल पाती है तो क्या होता है, मर्सी पिटिशंस वहां पर पेंडिंग पड़ी रह जाती हैं। अच्छा, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें पूरा का पूरा वो तो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि प्रेसिडेंट जो है ऐसा करेगा वैसा करेगा। मर्सी पिटिशन के लिए कि भाई कोई भी अपनी
फिजिकल हियरिंग के लिए कोई क्लेम नहीं कर सकता है, आदि आदि, वो सब लिखने का सोचेगा। गलती मत करिएगा, 125 शब्द लिखने, उसी में मामला गड़बड़ा जाएगा। हम्म, ठीक है। तो क्या करेंगे, इंट्रो लिखेंगे, और इंट्रो लिखेंगे तो अब भाई भारत के राष्ट्रपति के संबंध में भी अगर मैं कहूं कि आप जो है इस तरह का इंट्रो लिखिए, तो मेरे लिए चुल्लू और पानी की जरूरत पड़ेगी फिर तो। हाँ भाई, ऐसा करना नहीं। आप लोग बहुत सक्षम हैं, जो जिस प्रकार से राष्ट्रपति को इंट्रोड्यूस करना चाहे इस उत्तर में कर सकता है। एवरीवन इज फ्री। 3 लाइनें मैक्सिमम, यानी कि 30 शब्द से ज्यादा नहीं। नहीं तो फिर प्रेसिडेंट को तो इंट्रोड्यूस करने के लिए जाने क्या क्या कर दोगे। हम्म, इसलिए क्या करना है, बस उतना ही करना है कि थोड़ा से में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, और उसके पश्चात आपने बताना शुरू किया बॉडी में कि साहब क्या होता है, द पावर, clemency power is given in the constitution under article 72, and it provides that the president, ठीक है, can, क्या क्या कर सकता है, तो can commute, reprieve, respite, remission, और एक होता है, उसको क्या कहते हैं सस्पेंशन वाले को, हम्म, पार्डन। सबसे ज्यादा सस्पेंशन नहीं। अब देखो यहाँ पर एक और बात है, हमने जो है शब्द यूज किया है क्वेश्चन में, क्लेमेंसी पावर, दया की शक्ति, दया दिखाने की शक्ति। पार्डन नहीं, पार्डन होता है एब्सॉल्विंग द, कंप्लीटली एब्सॉल्विंग द अक्यूज, सेंटेंस से पूरे के पूरी तरह से मुक्त कर देना। सजाए मौत दी गई है तो पता चला कि उसको मुक्त कर दिया और बोला कि जाओ तुम ऐश करो, वापस इस दुनिया में ऐश कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, हम सभी जानते हैं। ठीक, तो 72 की बात आपने की, और उसके पश्चात अब आप बढ़ गए ये बताने के लिए कि भाई प्रेसिडेंट क्या कर सकता है। हुँ? तो जब कोई, आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा प्रोसीजर तो बताना ही पड़ेगा। क्या होता है, मर्सी पिटीशन, और ये मर्सी पिटीशन क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर द पर्सन हु इज कन्विक्टेड। एक बात हमेशा याद रखिए, कन्विक्टेड ही रहेगा, तभी दया की भीख मांगने जाएगा। ठीक है, दोषी व्यक्ति के लिए जिसे दंडित किया जा चुका है न्यायालय से, उसके लिए कहीं से भी रिलीफ पाने का यह एक अंतिम अवसर होता है। ठीक है, अब क्यों इसको किया गया ये बता दीजिए। थोड़ी सी देश में एक तरह से कह लीजिए कि ये पब्लिक वेलफेयर, वाई क्लेमेंसी पावर, तो कह दीजिए कि भाई पब्लिक वेलफेयर है, थोड़ा सा ग्रेस दिखाना है कि कहीं से किसी को ग्रेस मिल जाए। ठीक है, और अगर कहीं किसी भी रूप में गलती से भी, गलती से नहीं, अनजाने में किसी को बहुत कड़ा दंड दे दिया गया है, इफ एनीवन हैज गॉट द हार्श पनिशमेंट। देखो मैंने प्रश्न को कैसे घुमाया है, अब यहाँ पर वो सब कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ऐसे घुमा दिया कि क्यों भाई, दया क्यों। ठीक है, और उसके बाद तो वो आपका 53 और 74 का रिलेशन बता देना है। चलिए, तो क्या हुआ, हार्श पनिशमेंट हो गया है, तो उसको थोड़ा उससे क्या कहते हैं, छुटकारा दिया जा सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति के लिए जो है इस तरह की शक्ति का प्रावधान किया गया। ठीक है, चलिए, तो अब क्या होगा, अब आप सीधे प्रश्न के अंतिम पड़ाव की ओर आ जाइए कि क्या जो है
प्रेसिडेंट ये कर सकता है? द क्वेश्चन वेदर, द क्वेश्चन, हालांकि आप क्वेश्चन के फॉर्म में ना लिखेंगे तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, लिख सकते हैं द क्वेश्चन वेदर द प्रेसिडेंट कैन exercise his clemency power on his discretion. क्या भारत का राष्ट्रपति अपनी दया शक्ति का जो है प्रयोग विवेकाधीन या विवेकानुसार कर सकता है? तो इस पर क्या हुआ, ऑन द दिस क्वेश्चन एंड अदर issues related with the clemency power of the president has been put before the Supreme Court in several cases. किसी एक केस का नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है, several cases. और सुप्रीम कोर्ट ने सीधी बात कह दी कि भैया जो है क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट the advice of the काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसका और क्या कारण है तो इसको और एक्सप्लेन कर दीजिएगा एज, अब ये क्यों किस कहा गया, तो भैया आर्टिकल 53 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो सब आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 74 कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। और ये जो सिद्धांत है, जो मैंने कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बोलना है, तो ये सिद्धांत जो है, यानी कि ये जो दो प्रोविजन है, एड एंड एडवाइस, और ये जो दोनों आर्टिकल के सिद्धांत हैं, एक तरह से they are basically very much valid in the parliamentary form of government। यानी कि अब आपको आगे कंक्लूजन की ओर जाते हुए ये कहना है कि as the constitution provides for provides for the parliamentary form of democratic government, that's why the president is not the real head of the government. Okay, he is always subjected to get aid and advice from the council of ministers. That is why the president cannot exercise his clemency power without the aid and advice of the council of ministers. Answer is complete. चलिए, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंजॉयज स्पेशल पावर्स एंड स्पेशल पोजीशन, कमेंट। चलिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया पेपर में, आई थिंक सो किसी एक टेस्ट पेपर में 7वें 8वें किसी पेपर में ये था, फिर भी यहाँ पर हम चर्चा कर देते हैं, छोटी चर्चा कर देते हैं जिससे कि आपको हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका आंसर सीधे बनाइए, क्योंकि इसमें कुछ भी खास नहीं है, सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। तो स्पीकर जो है लोकसभा का, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन इसलिए है, मेरे ख्याल से बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इधर क्या हुआ है, स्पीकर को लेकर के और राज्यसभा के सभापति को लेकर के बड़े विवाद हुए हैं। तो ये भी हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, या फिर पूछ ले कि लोकसभा का स्पीकर के पास राज्यसभा के चेयरमैन से ज्यादा ब्रॉडर या वाइडर पावर्स होती हैं, तो भी आप लिख देंगे क्योंकि आपको पता है, आई नो यू नो। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, आप बताएंगे स्पीकर कैसे इलेक्ट होता है, उसका इलेक्शन तो कहाँ से होता है, लोकसभा से ही होगा, amongst members
और बाय द मेंबर्स। ठीक, ये आपने बता दिया कि उसी से चुना जाता है। अब इसका क्या होता है काम, इसका फंक्शन बताएंगे। फंक्शन इसका दो, प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस, प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट अटैच्ड टू द लोकसभा। ठीक, फिर आपको यह भी बता देना है कि इस काम में इसके लिए वो जो भी करेंगे कांट बी questioned in any court of law, any court of law, और इसमें क्या हो सकता है, can be questioned। फिर उसके बाद उनकी शक्तियों की तरफ आ जाइए, तो कौन कौन सी हैं। तो पहला हो जाएगा मनी बिल का सर्टिफिकेशन, मनी बिल सर्टिफिकेशन। दूसरा हो जाएगा ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त सत्र में क्या हो जाएंगे, यही प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेंगे, है ना। राज्यसभा वाला प्रिसाइड नहीं कर सकता है। फिर और क्या है इनके पास, मनी बिल, ज्वाइंट सिटिंग, फिर कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज, इन्हीं के सुपरविजन और कंट्रोल में होती है। ठीक, और इन्हीं के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में होती है। और ये अगर किसी कमेटी में जाएंगे, इफ ही इज नॉमिनेटेड और इलेक्टेड इन एनी कमेटी, तो क्या बनेंगे, केवल चेयरमैन बनेंगे। ठीक, उस कमेटी के केवल चेयरमैन बनेंगे, और सारे नॉमिनेशन और सारे अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन करता है, यही करते हैं ठीक है, स्पीकर। हो गया इतनी बात। अब इनकी स्पेशल पोजीशन बता देनी है। इनकी स्पेशल पोजीशन क्या होती है, तो आपको पता है इनकी स्पेशल पोजीशन, पता है ना। गुड, कि लोकसभा के डिसॉल्व होने के बावजूद भी नई लोकसभा के गठन तक ये अपनी ऑफिस में बने रहते हैं। तो ही कहेंगे कि जब लोकसभा डिसॉल्व हुई, ठीक, तो क्या हुआ, एमपीज का मेंबरशिप क्या हो जाता है, लूज देयर मेंबरशिप, काम खत्म हो गया। लेकिन स्पीकर क्या करेंगे, स्पीकर महोदय कंटिन्यू इन हिज ऑफिस टिल द इलेक्शन ऑफ न्यू लोकसभा। तो इस तरह से लिख दीजिएगा कंक्लूजन कि नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा enjoys several powers and also enjoys a very special position which is not available to anyone. So this is the answer. I hope आपको क्लास का एक एक बात समझ में आया होगा। थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।